हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस पैरिस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा जेनेटिक्स का। ये हमारा सेकंड चैप्टर है और इसमें हम मैटरनल, प्रीनेटल और जेनेटिक जो कि इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट में अलग अलग डिफेक्ट और डिजीज़ को, तो उसको हम लोग देखेंगे। और ये हमारा बहुत पूरा जेनेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप अच्छे से देखना। और ये हम पूरे के पूरे टॉपिक्स को वन शॉट में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे-कैसे हम लोग इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एज़ पर आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो कंडीशन जो कि अफ़ेक्ट करते हैं मदर्स को और मदर की वजह से बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये सब देखते हैं, जेनेटिक्स और इन्फेक्शन दोनों को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर देखें, जो मदर का हेल्थ होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है बेबी के डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि वुम्ब के अंदर पल रहा है, ठीक है। तो जो मदर है वो हेल्दी रहेगी तो उसका बेबी है वो भी हेल्दी रहेगा, सही तरीके से ग्रोथ होगा, सही तरीके से डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया, ठीक है। अगर मदर है तो उसके अंदर कोई भी जेनेटिक डिजीज़ है तो मतलब जेनेटिक डिजीज़ हुआ है तो वो पास हो जाएगा बेबी को, ठीक है। तो ये आपका जैसे कि XX है तो एक्स जो है क्रोमोसोम मदर से आया तो ये पास हो जाता है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। सम जेनेटिक कंडीशन में इनहेरिट फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर। कुछ जेनेटिक कंडीशंस ऐसे होते हैं कि दोनों के दोनों ही मदर और फादर दोनों से ही इनहेरिट हो जाते हैं, दोनों ही मतलब अलग-अलग दोनों को हुआ है कुछ-कुछ, और दोनों को बेबी जो है दोनों का ही लेके आ रहा है, ठीक है। जैसे कि 2 कंडीशंस हो गए। इसके बाद से अगर देखें तो कॉमन इनहेरिट कंडीशंस जो होती हैं उसके अंदर एग्ज़ाम्पल्स है कुछ। सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब आपके अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स हैं। देन इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन है अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रहा है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और हार्मफुल रहता है बेबी के लिए। और इसका जो है अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो इसको हम लोग मतलब जो सीरियस कंडीशन है तो इसको हम लोग टॉर्च इन्फेक्शन से बोलते हैं। और यहाँ पे टॉर्च का मतलब प्रॉपर जो फुल फॉर्म है स्टैंड है वो देखते हैं, ठीक है। T4 टॉक्सोप्लाज्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। O4 आपका अदर्स बोलते हैं। अदर्स के अंदर आपके अलग अलग कंडीशंस आते हैं, जैसे HIV हो गया, सिफेलिस हो गया, और R4 आपके रूबेला हो गया, और ये C4 आपको साइटोमेगालो वायरस हो गया, और ये H4 हेपरीज हो गया। तो ये आपके अलग अलग टॉर्च के मतलब फुल फॉर्म हो गए। अलग अलग अगर कंडीशंस हैं तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस केस है इन्फेक्शन का, ठीक है। दिस इन्फेक्शन कॉज कलर ब्लाइंडनेस, ब्रेन डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड अदर डेथ ऑफ बेबी। अगर ये जो कंडीशंस हैं मतलब सही टाइम पे देख के ख़त्म नहीं किया गया तो उसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं, जैसे कि ये आपका कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, डैमेज ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कभी कभी तो डेथ भी हो सकता है बेबी का। इसके साथ हम आगे देखेंगे तो सम इन्फेक्शन में कॉज बर्थ डिफेक्ट। कुछ इन्फेक्शन अगर है तो बर्थ डिफेक्ट भी कॉज करता है, और ये जो मदर है उसके ऊपर कोई सिम्टम नहीं भी दिखता है तभी भी ये बर्थ डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, अंदर से ही, ठीक है। इसके बाद से अगर देखें तो ये हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, तो वैक्सीनेशन, हाइजीन मेंटेन करके और रेगुलर जो है चेकअप करके हम लोग इससे प्रिवेंट कर सकते हैं अलग अलग जो इन्फेक्शंस है उससे। और इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद से कॉन्सेंग्यूनियस यूनिटी और एट्रोपी देखते हैं, ठीक है। कॉन्सेंग्यूनिटी की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो मैरिज है, अगर मैरिज आप अपने ही क्लोज रिलेशन में कर रहे हो, जैसे कि कजन्स हो गए, तो ये आपका जो कॉन्सेंग्यूनिटी है वो उस मैरिज को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप सेम ही मतलब रिलेशन में शादी कर रहे हो तो आपका जो जीन है वो आप में ही रेप्लिकेट होगा, और इसकी वजह से अलग अलग रिस्क के कंडीशंस कॉज होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि इंक्रीज हो जाता है चांस अलग अलग अगर बोथ द पेरेंट कैरी सम फैसिलिटेट जीन। अगर कुछ मतलब एक पेरेंट्स है जो कि
मतलब कैरी किया है कुछ अलग-अलग डिफेक्टेड जीन को, तो उसकी वजह से अगर दोनों एक ही कज़न शादी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम और ज़्यादा सीरियस हो सकता है, ठीक है? जो चाइल्ड है चाइल्ड बॉर्न कॉन्sanguineous मैरिज हाई रिस्क ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर जो चाइल्ड है वो बॉर्न हो रहा है तो वो पैदा होगा मतलब अलग बहुत ज़्यादा रिस्क जेनेटिक डिसऑर्डर्स के रिस्क के साथ, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग कंडीशंस इंक्लूड होंगी, जैसे मेंटल रिटार्डेशन हो गया, फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, और जो भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं तो ये कॉज होगा, ठीक है? इसके बाद से हम इसी का दूसरा देखते हैं एटोपी। एटोपी की अगर बात करें तो ये एक तरीके का फैमिली कंडीशन है जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री देखते हैं हम लोग, जो कि एलर्जी डिजीज़ के ऊपर डिपेंड होते थे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट फ्यूचर आने वाले जो जनरेशन है वो कैसा होगा, तो इस तरीके से प्रॉब्लम से हम लोग छुटकारा देखने के लिए ये सब देखते हैं, ठीक है? कॉमन अगर बात करें तो इसमें होता है कंडीशन जैसे कि अस्थमा हो गया, एस्मे हो गया, और ये आपका हे फीवर हो गया, तो ये आपके अलग-अलग कंडीशंस हो गए। अगर हम बात करें पेरेंट्स जो कि एट्रोपिक हैं और उसके बेबी को हाई रिस्क हो जाता है एलर्जी का, और बहुत ज़्यादा एलर्जी के चांसेस हो जाती हैं, ठीक है? ब्रेस्ट फीडिंग और जो भी मतलब अवॉइड करते हैं हम लोग कुछ सर्टेन जो ट्रिगर करता है बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क को बढ़ाने में, ठीक है? तो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं ताकि रिस्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो, ठीक है? जो एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं जैसे कि डस्ट है, स्मोक है और पेट्स हैं, तो इस ये जो है ट्रिगर करते हैं मतलब एलर्जी रिस्पॉन्स को, और इससे हम लोग बेबी को बचाते हैं ताकि उसको इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो, ठीक है? और ज़्यादा मतलब एलर्जी कंडीशन से प्रिवेंट हो, ठीक है? अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाता है तो अर्ली डायग्नोसिस और जो लाइफ स्टाइल है उसको मैनेज करके हम लोग चिल्ड्रन का जो हेल्थ है मतलब एट्रोपिक कंडीशन के साथ उसको हम लोग नॉर्मली रहने के लिए अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से वो बच्चा सेफली रह सकता है सोसाइटी में, ठीक है? हाइजीन मेंटेन करके, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास तीसरा जो हमारा टॉपिक है प्रीनेटल न्यूट्रिशन है और फूड एलर्जी है, ठीक है? ये एज़ पर हम आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है? तो इसमें प्रीनेटल और फूड एलर्जी जो कंडीशन है उसको देखते हैं। गुड न्यूट्रिशन की अगर बात करें प्रेगनेंसी के टाइम पे गुड न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बेबी के ग्रोथ के लिए, ठीक है? इसके साथ-साथ मदर के भी ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, ठीक है? मदर जो है वो बहुत ज़्यादा अलग-अलग न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उसको, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, आयोडीन हो गया, प्रोटीन हो गया और विटामिन्स हो गए। तो ये अलग-अलग जो न्यूट्रिएंट है उनको चाहिए होता है ताकि जो बेबी का ग्रोथ हो और सही तरीके से मदर का जो मतलब वाइटल रन हो सके और प्रॉपर वर्क कर सके, ठीक है? पुअर न्यूट्रिशन जो है वो कॉज़ करता है वीकनेस को, एनीमिया को, लो बर्थ वेट को, और जो प्रीनेटल बर्थ होता है तो इसमें, ठीक है? तो ये अलग-अलग अगर आपका जो न्यूट्रिएंट है वो सही तरीके से नहीं है तो उससे वीकनेस होगा, जो बेबी है वीक होगा, एनीमिक होगा, और इसके साथ-साथ लो बर्थ वेट होगा, और इसके साथ-साथ प्रीनेटल बर्थ भी हो सकता है, ठीक है? जो बेबी का ब्रेन होगा और जो मतलब बॉडी होगा वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट चाहिए होगा ग्रोथ के लिए प्रॉपरली, ठीक है? तो ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो गए। जो फॉलिक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे जो है बर्थ मतलब डिफेक्ट से प्रिवेंट होता है, और जो ब्रेन है वो सही तरीके ब्रेन और स्पाइन सही तरीके से मतलब फॉर्म होता है और काम करता है। अगर हम मदर की बात करें तो मदर ईट करती अगर अनसेफ या फिर स्पॉइल्ड फूड को खा रही है तो इससे मतलब इन्फेक्शन कॉज हो सकता है और वो बेबी को भी अफेक्ट कर सकता है, तो इसमें जो है मदर को भी फूड हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है? सम बेबी मे डेवलप फूड एलर्जी इफ़ देयर पेरेंट्स हैव एलर्जीज़, ठीक है? तो अगर कुछ बेबी है जो कि डेवलप हो जाता है उनके अंदर फूड एलर्जी, अगर मतलब जो मदर है उसको भी फूड एलर्जी हुआ रहे, जैसे कि मान लो कि कोई पर्सन है उसको मतलब पेट से एलर्जी है, जैसे कि कुछ लोगों की बिल्लियों से एलर्जी रहता है, धूल मिट्टी से एलर्जी रहता है, तो वो लोग मतलब अगर उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनको छींक, स्नीजिंग, कफिंग ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो पेरेंट्स है उससे
बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाएगा वो एलर्जी। जैसे कि कॉमन जो फूड एलर्जीज़ है, यहाँ पे फूड एलर्जी दिया हुआ है, ठीक है। एग्स हो गए, पीनट्स हो गए, मिल्क हो गया या फिर सी फूड्स हो गए, तो ये आपके कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं फूड एलर्जीज़ के, ठीक है। अगर हम सही तरीके से जो बेबी है वो मतलब वेल बैलेंस और क्लीन डाइट ले रहा है, तो प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रिवेंशन हो जाएगा और बहुत अच्छा बेबी फॉर्म होगा और डिलीवर होगा, ठीक है। रेगुलर प्रीनेटल चेकअप हेल्प करता है बहुत सारे आइडेंटिफाई करने में न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पे ही, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम मैटरनल एज की बात करेंगे। मैटरनल एज की अगर बात करें तो ये एक तरीके का एज होता है जो कि मदर का होता है। अगर मदर का एज ज़्यादा है तो उससे जो बेबी है वो अनसेफ होगा। ये सब हेल्थ की वजह से जो प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं वो एज की वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं वो है। जैसे कि ये आपका डेफिनेशन है, 1 सेकेंड। इसमें द एज ऑफ मदर अफेक्ट द हेल्थ ऑफ बेबी एंड प्रेगनेंसी। जो अगर जो मदर है वो अपने सही टाइम पे मतलब जो प्रेगनेंसी का ईयर है उस ईयर में नहीं कर रही है या फिर प्री प्रेगनेंसी कर रही है, तो उस समय पे जो मैटरनल हेल्थ है वो भी बिगड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें टीनेजर मदर की जो कि अंडर एज है, जैसे 18 के प्लस है, वो मोर लाइकली प्री नेटल बेबी को फॉर्म करती है और लो बर्थ वेट होता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स कॉज हो जाती हैं। मदर में भी होगा और बेबी में भी, ठीक है। ऐसे ही अगर यंग एज है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट लेगी और प्रीनेटल केयर करेंगी तो ये भी प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती हैं। जैसे कि मदर है जो कि ओवर एज है, मतलब 35 के से ज़्यादा है, और ये जो है इन लोगों में ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क आ जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके के अगर रिस्क आते हैं तो उसकी वजह से अलग अलग जो प्रॉब्लम्स कॉज होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, अदर जेनेटिक प्रॉब्लम कॉज हो जाती हैं अलग अलग एज के इंक्रीज होने पे, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। वो ओल्ड वीमेन जो है वो मतलब ट्रबल बहुत ज़्यादा ट्रबल देखती हैं प्रेगनेंसी में, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है अगर उनका एज ज़्यादा हो तो, ठीक है। तो इसीलिए मैटरनल एज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो हाई चेंज ऑफ मिस कैरेज एंड स्टिल बर्थ। जो मतलब इस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जैसे मिस कैरेज का और अलग अलग मतलब स्टिल बर्थ का, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद से अगर आगे देखें तो जो हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर कोई भी मतलब हाई बीपी है, और कॉमन कोई भी मतलब ओल्ड एज मदर को जो कॉज होती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो बेबी है उसको भी डिफेक्ट करेगा और जो मदर है उसको भी ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो ये होना नहीं चाहिए। रेगुलर मेडिकल केयर और ये मतलब रिड्यूस कर सकता है जो भी मैटरनल एज अगर ज़्यादा है और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, और ये हम प्लानिंग करते हैं प्रेगनेंसी मतलब हेल्दी एज में ही, जैसे कि 20 से मतलब 30 साल के अर्लियर में ही, और ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। तो ये आपका मतलब सेफ़ ईयर है कोई भी चाइल्ड बर्थ और मैटरनल एज के लिए, ठीक है। अब इसके बाद से मैटरनल एज ड्रग थेरेपी देखते हैं, ठीक है। इसमें जो है कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो मतलब प्रेगनेंसी को मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे खाने पे जो बेबी है उसको हार्म करती हैं, ठीक है। जो हार्मफुल मेडिसिन होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेराटोजिन्स बोलते हैं, और जो कि मतलब सीरियस कंडीशन में चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट करता है और ये प्रॉब्लम चलाता है, ठीक है। इसमें जो है थैलाडोमाइड जो है वो कॉज करता है आपके लिम्फ जो डिफॉर्मिटी कॉज कर सकता है, उसकी वजह से थाउजेंड ऑफ बेबी जो है वो मतलब पास डेथ हो गया था पास्ट में, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशंस है, जैसे कि मेडिसिन होती है जैसे एक्ने के लिए होती है ट्रिप्टीन नोइन, तो ये मतलब रिस्की है। और इसके साथ साथ इप्लेक्सिया के लिए वल्प्रोक्सी वल्प्रोक्सी एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ एंटीबायोटिक की बात करें, पेनकिलर्स की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा अनसेफ होते हैं, तो ये भी नहीं लेना चाहिए प्रीनेटल ड्रग में, ठीक है। ऑल्सो अगर कोई भी हम लोग ड्रग ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो हम पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि हाँ ये मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं, ये सब सेफ़ है कि नहीं प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। अब इसके बाद से कोई इवन
कोई भी हर्बल या फिर कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन नहीं लेंगे कि हाँ ये खाने से कोई रिस्क नहीं होता, तो ये ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर से आपको कंसल्ट करके लेना होता है, ठीक है। ये हार्मफुल भी हो सकता है कभी कभी, ठीक है। सम नेसेसरी मेडिसिन जैसे कि इंसुलिन है डायबिटीज़ के लिए, वो सेफ़ हो सकता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये लेना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग ऑफ ड्रग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ में मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है, तो ये आपके ध्यान में देना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब ऑल्सो ओनली दोज ड्रग। डॉक्टर जो है वो, अगर डॉक्टर के पास आप जा रहे हो तो वो वही ड्रग को प्रिस्क्राइब करेगा जो कि आपके लिए सेफ़ है और मदर के लिए सेफ़ है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद से हम प्रीनेटल जो टेस्ट होता है और उसके डायग्नोसिस होते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रीनेटल टेस्टिंग और डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसमें जो है जो दीज आर द टेस्ट डन बाय ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो ये टेस्ट होते हैं वो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे चेक करते हैं, और ये मेनली हम लोग चेक करते हैं बेबी के हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग हो गया, और ये जो है मतलब डिटेक्ट करता है फिजिकल एबनॉर्मलिटी, जैसे कि क्लिफ्ट लिप हो गया या फिर ये हार्ट डिफेक्ट हो गया, तो ये सब अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो ये सब हो गया। इसके बाद से ब्लड टेस्ट करते हैं, इसमें हम जैसे कि NIPT हो गया, ये जो कि चेक करता है हमारे जो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ये सब कॉज ना हो इस सब में, ठीक है। इसके बाद से एमनियोसेंटोसिस जो फ्लूइड मतलब टेस्ट फ्लूइड करते हैं, तो वो भी वूम से निकाल के हम लोग जेनेटिक डिजीज़ के लिए टेस्ट के लिए देते हैं। तो ये सब हो गया आपका। और इसके साथ-साथ आपके जो भी क्रियोनिक वेसलस सैंपलिंग होती है, तो इसको भी देखते हैं, SVS, जो कि चेक करता है आपके टिश्यूज़ जो कि प्लेसेंटा के अंदर डिफेक्ट को दिखाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए। और ये जो है सम टेस्ट आर सेफ एंड सिंपल व्हाइल अदर आर, जो कुछ जो टेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं, और ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सही भी होते हैं। और कुछ जो अदर मतलब इन्वेसिव टाइप के, जैसे कि कोई भी इंसर्ट करके हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकते हैं, ठीक है। इन्वेसिव टेस्ट कैरी स्मॉल रिस्क इन मिसकैरेज। अगर जो इन्वेसिव अगर कोई भी हम लोग जो मशीन है या कुछ भी हम लोग अंदर की तरफ डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग इन्वेसिव मेथड बोलते हैं। अगर वो सब हम लोग कर रहे हैं, तो जो मिसकैरेज के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मदर के अंदर, ठीक है। टेस्टिंग जो है वो स्पेशली रिकमेंडेड होता है वुमेन को ओवर 35, अगर 35 ईयर एज से ज़्यादा है तो उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, और ये फैमिली हिस्ट्री भी चाहिए होता है डिजीज़ कंडीशन हो तो, ठीक है। तो ये सब है। अर्ली डायग्नोसिस करके हम लोग पेरेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जो भी मतलब ट्रीटमेंट करवाना हो, तो ये सब आपका हो गया। प्रीनेटल टेस्टिंग होता है ऑलवेज डन, मतलब गाइडलाइन के अंदर होता है डॉक्टर्स के प्रीनेटल टेस्टिंग। तो ये आपके अलग अलग कंडीशंस हो गए। अब हम देखते हैं जो कि इसमें अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं जहाँ हम लोग चेक कराने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग किसी भी रेडिएशन या ड्रग या केमिकल के मतलब मदर उसके कांटेक्ट में आ रही है, तो उससे मतलब बच्चे को डिफेक्ट हो सकता है, तो वो सब देखते हैं, ठीक है। रेडिएशन जो है वो डैमेज कर सकता है बेबी के डेवलपिंग मतलब सेल्स को, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। हाई एक्सपोजर अगर हम दे रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो कॉज कर सकता है बर्थ डिफेक्ट को और मिसकैरेज को। तो ये सब हो गया। इसके बाद से अगर हम आगे देखें, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अवॉइड करेगी मतलब एक्सरेज, जो कि अनयूजुअल एब्जॉर्प्शन, मतलब ये सब अवॉइड करना रहता है एक्सरेज, ठीक है। ड्रग जैसे कि अल्कोहल, टोबैको और इलीगल सब्सटेंस है, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है मदर के लिए भी और उसके चाइल्ड के लिए भी, ठीक है। दीज आर यूज फॉर फैटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये मतलब ये सब अगर आप ड्रग ले रहे हो, तो उसकी वजह से अलग अलग मतलब फैटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, मेंटल डिले हो सकता है, पुअर ग्रोथ हो सकता है, तो ये सब कॉज हो सकता है, ठीक है। स्मोकिंग रिड्यूस करता है इस ऑक्सीजन सप्लाई को बेबी के अंदर और कॉज कर सकता है लो बर्थ वेट, ठीक है। इन्वायरमेंट चेंज करने की वजह से जैसे कि इन्वायरमेंटल केमिकल्स होते हैं जो कि लीड कर सकते हैं अलग अलग टॉक्सिसिटी, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, लीड्स हो गए, मर्क्यूरी हो गए, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है, ठीक है।
इसके बाद से डीज आर अफेक्टिंग द बेबी ब्रेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ऑर्गन्स को, और ये मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी को भी डिक्रीज करता है। अवॉइड करना चाहिए केमिकल एक्सपोजर को, और जो जो भी हमारे मतलब रहना चाहिए क्लीन इन्वायरमेंट में, जो कि हेल्प करे, प्रोटेक्ट करे बेबी के ग्रोथ में, ठीक है। ऑलवेज रीड लेबल, अगर हम कुछ भी ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी लेबल लगा रहता है, अननोन सब्सटेंस को मतलब कोई भी प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लेना चाहिए अगर प्रिस्क्राइब ना हो तो। इसके बाद से हम आगे देखते हैं, और इसमें देखते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी की अगर बात करें तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कोई भी मतलब not being able to get pregnant 12 month ट्राइंग, ठीक है। अगर कोई भी मतलब एक कपल है, मेल और फीमेल है, वो मतलब 12 महीने तक वो ट्राई कर रहे हैं मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए, और ये मतलब सक्सेसफुल नहीं रह रहा है, तो उनको हम लोग इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेनली कॉज हो सकता है अलग अलग प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे मेन के अंदर हो गया, वुमेन के अंदर, और ये मतलब दोनों के अंदर की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि मेल के अंदर फीमेल के अंदर हुआ है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पीसीओएस से हो सकता है, ब्लॉकिंग ट्यूब से हो सकता है, और जो हार्मोनल इम्बैलेंस और जो एंडो मेट्रोसिस है तो उससे कॉज हो सकता है। और मेल्स के अंदर देखें तो लो स्पर्म काउंट्स के हो सकता है, पुअर स्पर्म मूवमेंट से और इन्फेक्शन से ये कॉज हो सकता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी लाइफ स्टाइल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, मतलब ओबेसिटी हो गया, स्मोकिंग हो गया, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं मतलब फर्टिलिटी को, ठीक है। तो इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इंक्लूड होता है इसमें मेडिसिन, जिसमें हार्मोनल थेरेपी होती है, सर्जरीज होती हैं, और असिस्टेड मेथड्स होते हैं, ठीक है। यू आई आई वी सॉरी आई यू आई है, IVF है, तो ये सब अलग अलग मेथड्स होते हैं, जो अलग अलग मतलब नेचुरली मेथड होते हैं, वो अलग अलग, जैसे कि आप लैब में जा रहे हो तो इस तरीके से आपको मतलब यूज़ करके प्रेग्नेंट और प्री मेच्योर बेबी को कंसीव कराया जाता है, ठीक है। IVF जो है वो इंक्रीज़ करते हैं हम लोग हाई रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है और प्रीनेटल बर्थ होता है, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग, और मतलब काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कोई भी कपल अगर इन सब मतलब इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम से देख रहा है, ठीक है। अब इसके साथ अर्ली हम लोग डायग्नोसिस कर लेते हैं अगर, तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मतलब इम्प्रूव कर पाए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट में, ठीक है। और इस तरीके से आप बच भी सकते हो, मतलब बचे तो हो ही, लेकिन फर्टिलिटी हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज, ठीक है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की अगर बात करें तो मिसकैरेज भी बोल सकते हैं इसको। इसमें जो है लो मतलब प्रेगनेंसी हो सॉरी लॉस ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है बिफोर 20 मंथ। अगर कोई मदर है वो प्रेग्नेंट हुई है और जो 20 हफ्ते के अंदर वो उनका जो बेबी है वो मतलब वुम के अंदर ही डेथ हो गया है, कोई भी कंडीशन की वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो गई, तो उसको हम लोग मिसकैरेज और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोलते हैं। अबॉर्शन के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं टाइप और जो अलग अलग इंट्रोडक्शन, ये डेफिनेशन, रोल ऑफ नर्स, इस सभी को लिखूंगा। और मतलब ये मुझे लगता है जेनेटिक्स में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैं कवर करूंगा, तो आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद से अगर आगे देखें तो ये यूजुअली हैपन होता है नेचुरली भी और अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होती है बेबी के अंदर, और ये मतलब इलीगल भी होता है, इलीगल भी होता है, वो प्रॉपर तरीके से अबॉर्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर कॉज की बात करें तो इन्फेक्शियस होता है, हार्मोनल हो सकता है, ये आपका इनबैलेंस हो सकता है, इंजरीज से, स्ट्रेस से कॉज हो सकता है। साइन और सिम्टम की बात करें तो इसमें सिम्टम्स में आपके वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपका जो स्टमक है वो पेन कर सकता है, पासिंग ट्यूब्स हो सकते हैं, तो ये सब आपके अलग अलग कंडीशंस हैं। कभी कभी सम टाइम मिसकैरेज हैपन बिफोर, कभी कभी जो है मिसकैरेज जो है वो हैपन होता है अगर जो मदर है उसको पता भी नहीं रहता है वो प्रेग्नेंट है, और इस तरीके से वो मिसकैरेज हैपन हो जाता है, ठीक है। वंस मिसकैरेज इज़ कॉमन, बट एक बार मिसकैरेज होना कॉमन है, लेकिन अगर वो मल्टीपल टाइम हो रहा है तो ये फ्यूचर में आपके इनफर्टिलिटी का कंडीशन हो सकता है,
ठीक है। रैपिड मिसकैरेज शुड इन्वेस्टिगेटेड बाय डॉक्टर। अगर आपका जो रैपिड मतलब मिसकैरेज हो रहा है तो आपको डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, ठीक है। जो लोग का मिसकैरेज होता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, रेस्ट और बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उनके मिसकैरेज के बाद, ठीक है। जो हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर चेकअप की वजह से ये मतलब रिड्यूस हो सकता है इसके रिस्क, ठीक है। इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं इसमें हमारा जो है हमारा 10th नंबर जो टॉपिक है वो हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है और इसमें रोल ऑफ फॉलिक एसिड है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ये हमारा सेकंड लास्ट मतलब टॉपिक है, ठीक है। इन ट्यूब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो हैपन होता है यूजुअली मतलब बेबी के ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो कि अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता है और प्रॉपर तरीके से मतलब बन नहीं पाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फॉर्म होता है, ठीक है। एक बार और मैं बताता हूँ, जो NTD है वो मेनली कॉज होता है बेबी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मतलब अच्छे से फॉर्म ना होने की वजह से, ठीक है। इसमें जो कॉमन कॉज होते हैं वो इसमें आपका स्पाइनल डिफिडिया हो जाता है, स्पाइनल डिफेक्ट हो जाता है और ये सेफेली हो जाता है, जो नो ब्रेन फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है। ये जो है डिफेक्ट मेनली मतलब अकर होता है वेरी अर्लियर, मतलब बहुत जल्दी अर्लियर स्टेज में ही होता है, जिसमें आपका फर्स्ट 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 1 महीने के अंदर ही आपका ये कॉज हो जाता है, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। इसमें आपका फॉलिक एसिड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अ टाइप ऑफ विटामिन फॉलिक एसिड और टाइप ऑफ विटामिन डी बहुत ज़्यादा ये मतलब इम्पॉर्टेंट रहता है, जो कि NTD को मतलब प्रिवेंट करता है और रिड्यूस करता है, ठीक है। जो वुमन है वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये फॉलिक एसिड और विटामिन बी लेना चाहिए, ठीक है। जिसमें आपका 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड डेली बेसिस पे चाहिए होता है अगर अर्ली प्रेगनेंसी है तो, ठीक है। फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है न्यूरल ट्यूब क्लोजिंग प्रॉपरली, मतलब इसमें प्रॉपर तरीके से वर्क करने में बेबी के अंदर, ठीक है। लैक ऑफ फॉलिक एसिड इंक्रीज कर देता है चांस जो कि सीरियस डिसेबिलिटी ऑफ डेथ होती है, ठीक है। सीरियस डिसेबिलिटी और या फिर डेथ हो सकती है, ठीक है। जो फूड है उसके अंदर जो फॉलिक एसिड का अमाउंट है उन जो फॉलिक एसिड रिच जो फूड्स हैं उनको हम लोग को ज़्यादा खाना चाहिए उस टाइम पे, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, बीन्स हैं और ग्रीन्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को डॉक्टर से रेकमेंड करके फॉलिक एसिड का जो डोजेज है मतलब सप्लीमेंट है वो स्टार्ट करना चाहिए और ट्राई करना चाहिए मतलब सही तरीके से कवर हो पाए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल, चीप और वेरी मतलब इफ़ेक्टिव वे है कि जो बेबी है उसको प्रोटेक्ट करने का। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देन हमारे पास 11 नंबर है डाउन सिंड्रोम। इसको हम लोग ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, ठीक है। अ जेनेटिक डिफेक्ट कॉज एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21th क्रोमोसोम। इसमें जो है जो जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसमें मतलब डिसऑर्डर होता है, इसमें जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 पे होता है, ठीक है। अफेक्ट करता है ये बेबी के मतलब फिजिकल फीचर्स में, जैसे मेंटल एबिलिटी है, हेल्थ है। तो इस समय कॉमन अगर साइंस की बात करें तो फ्लैट फेस होता है, अपवर्ड आइज़ होती हैं और इसके साथ साथ आपके जो शॉर्ट हैं वो नेक जो है वो शॉर्ट होता है, वीक मसल्स होते हैं। तो ये आपके कॉमन कॉज हैं। इसके बाद अगर बात करें तो चाइल्ड जो कि डाउन सिंड्रोम से मतलब पीड़ित है, वो है लर्निंग डिफ़िकल्टी हो जाती है और डिले हो जाता है डेवलपमेंट। तो ये अलग अलग आपके कंडीशंस हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो इसमें जो है हार्ट हार्ट डिफेक्ट भी हो सकता है, पुअर इम्यूनिटी हो सकती है और इसके साथ जो है हियरिंग प्रॉब्लम्स भी कॉज हो सकती हैं, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो रिस्क वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है मदर के अंदर मतलब डाउन सिंड्रोम का 21 ईयर के बाद। तो
ये भी है, एज डिपेंडेंट भी है। इट कॉज अगर हम लोग इसको डायग्नोस कर लेते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे ही स्क्रीनिंग टेस्ट से, तो ये मतलब कंफर्म होता है अमीनो सिंथेसिस से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, डायग्नोस कर सकते हैं। चाइल्ड जो है वो लिव लॉन्ग और हैप्पी लाइफ चाहता है, तो वो थेरेपी, एजुकेशन और मेडिकल सपोर्ट से हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है, जो चाइल्ड है उसका उसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन जो अर्ली वे में अगर मतलब अर्ली हम लोग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ और डिफरेंट मतलब अलग अलग डिफरेंस आ सकती है, ठीक है। प्री नेटल केयर और जो प्लानिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और ये मैनेज होता है अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है। तो ये आपके जो भी मतलब अलग अलग टॉपिक्स थे, तो वो मैंने कवर कर दिया इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। गुड डे।